नमस्कार प्यारे साथियों, गुरबानी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपन ने गुरबानी कॉम्बो बैच में जो अपने फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस था, इसके पोर्शन को शुभारंभ कर रखे थे और जो क्लास नंबर फर्स्ट थी वो अपनी कंप्लीट हो गई थी। क्लास नंबर फर्स्ट में अपन ने जो मृदा है उसके बारे में देखा था और साथ ही साथ में अपन ने जो मृदा की जो विभिन्न शाखाएं हैं या ब्रांचेस अपन बोले, उनके बारे में जाना था। यानी कि जो पेडोलॉजी क्या होती है, इडेफोलॉजी क्या होती है, इनके बारे में अपन ने कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट डिटेल ले ली थी। आज की क्लास नंबर सेकंड में अपन बात करने वाले हैं मृदा के बारे में और कुछ जो भी अपने बच रहा है सिलेबस में, क्योंकि अपन ने देखा था पेडोलॉजी का पोर्शन अपने चल रहा था। पेडोलॉजी में मृदा का जो पॉइंट है वो अपन ने कवर किया। अब अपन मृदा के वर्गीकरण वगैरह और जो मृदा के बारे में और ज्यादा डिटेल्स हो सकती है वो सारी अपन इसी क्लास के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने एक चीज बोला था कि फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट के पहले फंडामेंटल्स लग जाए उसका मतलब होता है उस सब्जेक्ट की नींव। तो इस सब्जेक्ट को आपको आराम से पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और कोई चीजें समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज आपको इस सेमेस्टर से रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप एसएमएस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो चलिएगा, जो चीजें अपने कल रह गई थी उनको अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नाम है आपका फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। क्लास नंबर 2 ये आपकी रहने वाली है, ठीक है। देखो, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर से कर दें। इससे क्या होगा कि जो जितने भी जो आपकी आगामी क्लासेस होगी वो सारी आपके पास में उपलब्ध होंगी और आपको उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा जैसे ही हम क्लास अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कल, अपना क्या पॉइंट हो गया था, एक बार ये मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके बता दीजिए। उतनी देर में थोड़ा पानी वगैरह पी लेता हूँ और आप है ना क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो देखो, फर्स्ट मृदा और मृदा ये तो आज अपन पढ़ने वाले हैं। कल अपने हो गई थी, मैं बात करूँ तो इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी, ठीक है। तो एक छोटी सी लाइन है ना, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी के आगे लिखना। यहाँ पे देखो, पेडोलॉजी और लिखो एक इडेफोलॉजी। आपको पता तो है ना ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, पेडोलॉजी इडेफोलॉजी। ये क्या है, मृदा की शाखाएं हैं। पेडोलॉजी और इडियोलॉजी क्या है, मृदा की शाखाएं। अब देखो, पेडोलॉजी में आपको लिखना है सिंपल से कि इन्हीं के अनुसार, किसके अनुसार, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये क्वेश्चन आपके न्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उनमें पूछा जाता है। इसमें लिखो, आप ये लाइन डायरेक्ट लिख लो ना, इडेफोलॉजी। इसके अनुसार मृदा एक प्राकृतिक, मृदा एक प्राकृतिक आवास है। देखो, दोनों जो लाइन है ना उनमें अंतर है। अंतर किस प्रकार से वो भी मैं बता देता हूँ। पहली लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जो आपकी पेडोलॉजी होती है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन मृदा की उत्पत्ति, मृदा जो मृदा है आपके सोइल है, इसके वर्गीकरण और उसके साथ साथ अपन उसके निर्माण का अध्ययन करते हैं। तो ये जो ब्रांच है किसकी, मृदा विज्ञान की, आपके सोइल साइंस, ये बताती है कि मृदा जो है वो एक प्राकृतिक पिंड है। मतलब मृदा प्राकृतिक तौर से बनी हुई है, इसको मानव आर्टिफिशियल रूप से निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। ये किसके बारे में बताती है, प्राकृतिक पिंड के बारे में बताती है। जबकि इडेफोलॉजी में अपन क्या बात कर रहे थे कि मृदा का पादपों के साथ में जो अध्ययन करते हैं, पादपों के साथ में जो स्टडी करते हैं, वो किसे बोलते हैं, अपन इडेफोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलेगी कि मृदा एक प्राकृतिक आवास भी होती है। प्राकृतिक आवास मतलब आपको पता है, सोइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये उनको क्या देती है, स्थान देती है। भाई न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, मृदा के अंदर रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं मृदा के स्थान को तो घेर रहे हैं ना। और उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव रहेगी, जैसे मैं बात करूँ तो जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया वगैरह, कवक हो गया, वायरस हो गया, तो ये कहाँ रहेंगे, आपके मृदा के अंदर रहेंगे, ठीक है।
तो ये उनके लिए क्या है, प्राकृतिक आवास का कार्य करती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 2 ही लाइनें हैं पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी में, है ना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके न्यू टाइप वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से सही कथन है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक बार ये आपने नोट कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अपन बात करेंगे बेसिकली आज मृदा की डेफिनेशंस की बात करें। किसकी? परिभाषा, मृदा की परिभाषा। ठीक है, देखो मृदा की परिभाषा अपन क्यों पढ़ते हैं, मान लो आपके ही क्वेश्चन भी आ जाए। दूसरी चीज कि कोई भी प्रोफेसर है जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए आता है, अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया आपसे कि बताइए मृदा के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, तो फिर आप वहां पर क्या बताओगे? बताओ, मतलब कुछ तो सोचोगे मृदा के बारे में। तो देखो मृदा के बारे में अपन डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि मृदा सबसे भारी, मृदा सबसे भारी, यहाँ पे लिख लेना पृथ्वी की सबसे भारी प्राकृतिक संरचना होती है। प्राकृतिक संरचना होती है, ये मैंने कल की क्लास में बता दी थी। सबसे भारी क्यों है? क्योंकि अपन मृदा को और क्या बोल रहे थे, मृदा की या पृथ्वी की त्वचा के रूप में अपन किसको बोल रहे थे, सोइल को बोल रहे थे। ठीक है, ये कल की क्लास में हो गया था अपना। तो मृदा पृथ्वी की सबसे भारी प्राकृतिक संरचना है। इसका निर्माण, इसका निर्माण, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। कैसे? मृदा की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो अपन को इतना तो पता था कि मृदा है वो सबसे भारी प्राकृतिक संरचना होती है। देखो किसान है ना, ट्रैक्टर वगैरह चलाता है, अपने हल वगैरह जोतता है, खेती करता है, और आप सभी किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसान जो है वो मृदा की सबसे ऊपर ऊपर वाली जो सतह होती है उसी पे ही तो खेती करता है। ऐसे तो है नहीं कि वो गड्ढा खोदेगा फिर खेती करेगा, करेगा क्या? ऐसा नहीं करता। तो इसलिए मृदा है ना वो पृथ्वी की सबसे बाहरी प्राकृतिक संरचना होती है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने चट्टाने देखी है क्या? कि सर बिल्कुल देखी है हमने चट्टाने। तो इन चट्टानों से क्या होता है, इन चट्टानों का अपक्षय होता है। कि सर ये अब अपक्षय क्या नई चीज आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो अपक्षय अपन इसे बोलते हैं चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है आपके? अपक्षय कहलाता है। ठीक है, इसमें देखना चट्टानें किस प्रकार से टूट सकती है। मानो भूकंप आ गया तो चट्टानें टूट गई, भूस्खलन हो गया तो चट्टानें टूट गई, वर्षा ज्यादा हो गई तो चट्टानें टूट गई, तापमान के कारण भी चट्टानें टूट जाती है। कैसे? ज्यादा तापमान बढ़ेगा चट्टानें फैलेगी टूटेगी, कम तापमान होगा तो क्या होगा, चट्टानें सिकुड़ेगी और फिर बाद में टूटेगी। तो चट्टानों के अपक्षय के कारण क्या बनती है बेटा आपके? सोइल बनती है। क्या बनती है? सोइल बनती है। तो मृदा की परिभाषा पर लिख सकते हैं कि मृदा पृथ्वी की सबसे भारी प्राकृतिक संरचना होती है, या संरचना ना बोले तो प्राकृतिक पिंड भी बोल सकते हैं। कि मृदा पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक पिंड होता है जिसका निर्माण कितने होता है? चट्टानों के टूटने से होता है। चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये कोई बड़ी चट्टान है। ठीक है, ये कोई बड़ी चट्टान है, इसके अपक्षय से मतलब इसके टूटने से, ये कोई चट्टान चट्टान से टूटने से मैं बात करूं तो ये मृदा के कोई कण बन गए। ठीक है, तो ये मृदा के कण जब ऐसे मान लो पास पास भी होंगे तो इनके बीच के अंदर ये वाली जगह तो बची जाएगी ना। तो इन बची हुई जगहों को अपन बोलते हैं रंध्र, और इंग्लिश में बात करें तो पोर्स, है ना। ये थोड़ी सी स्पेलिंग है ना, ये गलत हो सकती है, थोड़ा देख लेना आपके हिसाब से, लेकिन रंध्र बोलते हैं। ठीक है, रंध्र बोला जाता है। किन्हें बोलते हैं अपन रंध्र? कि चट्टानों के टूटने से जो मृदा के कण बनते हैं वो आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में जो जगह बनती है इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं कि मृदा के अंदर क्या, सबसे पहले तो मृदा किससे बनी? चट्टानों के टूटने से बनी। चलो मृदा बन भी गई तो फिर मृदा में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है,
तो मृदा पृथ्वी की सबसे बाहरी प्राकृतिक संरचना होती है। इसका निर्माण किससे हुआ? चट्टानों के टूटने से हुआ। मृदा में रंध्र पाए जाते हैं। मृदा में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जिनमें, अब देखो, इन रंध्रों के अंदर क्या पाया जाएगा? देखो, इन रंध्रों के अंदर दो चीजें पाई जाती है। एक मैं बात करूं तो जल, और एक बात करूं तो वायु। दो चीजें पाई जाती है बेसिकली। अब मृदा के अंदर पाई जा रही है तो इसको अपन मृदा जल बोल देंगे। मृदा के अंदर जो वायु पाई जा रही है उसको मृदा वायु बोल देंगे। तो मृदा में क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों में क्या होती है? जिनमें मृदा जल एवं मृदा वायु उपस्थित होता है। मृदा जल एवं मृदा वायु, मृदा जल एवं मृदा वायु उपस्थित रहता है। क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उपस्थित रहता है। ठीक है, अब देखो, समझने की कोशिश करना। मृदा पृथ्वी की सबसे भारी प्राकृतिक संरचना होती है। मतलब जो मृदा है, ये अपना कोई भी, ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, तो इसकी जो ऊपर की या बाहर की जो सतह है ना, इसे अपन क्या बोलेंगे? मिट्टी बोलेंगे, मृदा बोलेंगे, जो अपने काम में आ रही है एग्रीकल्चर में। और इसका निर्माण किससे हुआ? चट्टानों के टूटने से हुआ, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, और मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। कि सर ये रंध्र कहाँ से आ गए? अरे भाई, जब चट्टानें टूटेगी तो टूटने से कण तो बढ़ेंगे ना मृदा के, तो इनके बीच में जगह बच जाती है। इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। इन रंध्रों में क्या पाया जाता है? या तो मृदा जल होगा या मृदा वायु उपस्थित रहता है। अच्छा, मृदा क्या करती है? तो मृदा पौधों को, मैं मृदा के अंदर तो प्लांट्स ही आएंगे, तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। आपको पता है, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सारे दिन ना क्लास के अंदर लिखवाने लिखवाने का काम करते हो। सर देखो, जो आपकी थ्योरेटिकल एग्जाम होती है ना, उनमें लिखने का ही काम होता है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लिखवा दे और फिर उसके बाद में चलो सा काम हो गया। एक स्टूडेंट का मेरे पास में कॉल भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बोला कि सर आप तो सारी क्लास में ही ऐसे लिखवाने लिखवाने का काम काम करवाते हो सर, इतना तो हमारा सिलेबस ही नहीं है। अरे बेटा देखो, एक चीज बताता हूँ कि आप अगर इस फर्स्ट सेमेस्टर को, अपने फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छी प्रकार से क्लियर कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी जो सब्जेक्ट चलने वाली है वो नींव वाली सब्जेक्ट चलने वाली है। अगर आप, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था ये, और आज मैं फिर से वापस रिपीट करना चाहता हूँ इसको, कि आप मकान बना रहे हो, अगर उस मकान के अंदर आप नींव ही नहीं डालोगे तो क्या वो मकान ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा? क्या? अरे भूकंप आएगा तो गिर जाएगा भैया। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। तो देखो, मृदा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करवाती है। ठीक है, ये चीज आप जानते हो। उसके साथ में मृदा क्या करती है? पौधों को यांत्रिक सहारा भी देती है। यांत्रिक सहारा, कि सर ये यांत्रिक सहारा क्या भला है? यांत्रिक सहारा भी प्रदान करवाती है। ठीक है, देखो, ये यांत्रिक सहारा क्या होता है? यांत्रिक सहारा का मतलब होता है, ये कोई मृदा है, इस मृदा के अंदर पौधा लगेगा, तो पौधे के जो जड़ है उस जड़ क्षेत्र को मृदा पकड़ के तो रखेगी ना। अरे जड़ क्षेत्र को पकड़ के ही नहीं रखेगी तो क्या पौधा गिर नहीं जाएगा भाई? हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि अगर ज्यादा हवा चलेगी तो भाई पौधा गिर जाएगा, वो अलग कंडीशन है। लेकिन मृदा के अंदर ही तो पौधा लग रहा है, मृदा क्या कर रही है? पौधे को सहारा दे रही है। तो इसलिए मृदा क्या करती है? पौधे को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करवाती है। समझ गए? तो ये चीज आप नोट करो, मृदा की परिभाषा। और अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, एक और चीज ध्यान रखना, अलग अलग वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है। लेकिन ज्यादा अपन ठपली नहीं पड़ेंगे इस चीज को, अपन जो इम्पोर्टेंट है ना उन्हीं चीजों को अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, फिर आप उन्हें पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर तो हो गई नहीं यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो ये चीजों जो जितने भी मैंने ये चीजें बताई है आपको, ये आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना, अब अपन अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, एक अपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका नाम था विटनी। विटनी,
और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हिंदी वाले ध्यान रखें, विटनी, विटनी है ना। इन्होंने क्या बताया, देखो विटनी ने क्या बताया, विटनी ने ये बताया कि जो मृदा होती है ना वो पोषक तत्वों की धनी होती है। क्या बताया, मृदा पोषक तत्वों की धनी होती है। कि सर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है मैं तो इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बिन। अरे मेरे को एक चीज बताओ, आपने डस्टबिन का नाम सुना है क्या? कि सर बिल्कुल सुना है। उसमें अपन क्या करते हैं, कचरा डालते हैं। भाई डस्टबिन मतलब कचरा डालने का पात्र, ठीक है। उसी प्रकार से न्यूट्रिएंट बिन, न्यूट्रिएंट डालने का पात्र है। तो ये यही चीज बोलना चाह रहा है। विटनी के अनुसार, विटनी ने क्या बताया कि भाई मृदा वो होती है जिसमें पोषक तत्व धनी बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि मृदा है उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो पोषक तत्वों से धनी होती है। ये चीज किसने बनाई, तो विटनी ने अपने अनुसार बताई, ठीक है। विटनी कौन है, सोयल साइंस के संबंधित क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अपने वीवी डोकुचेव जी की। किसकी बात करता हूँ भैया, वीवी डोकुचेव। तो मार्कर चेंज कर ले। अब देखो वीवी डोकुचेव, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि ये जो वीवी डोकुचेव है ये कौन है, वीवी डोकुचेव कौन है, बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बताया, कल की क्लास में अपन ने ये कवर कर लिया था वैसे तो, है ना। तो यही चीज दोबारा यहाँ पे रिपीट होगी। मृदा एक क्या है, प्राकृतिक पिंड है। कल की क्लास में अपन ने देखा था क्यों है प्राकृतिक पिंड है, तो ज्यादा डिस्कस अपन करेंगे नहीं। भैया देखो एक चीज मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट ये क्लास नंबर 2 डायरेक्ट देख रहे हैं ना, उससे पहले क्लास नंबर फर्स्ट जरूर देख लेना। क्लास नंबर फर्स्ट देख लेना, सिलेबस का वीडियो देख लेना, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज चलोगे ना, क्रम वाइज चलोगे तो ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें ऐसे रिपीटेड होगी, तो उनको मैं बार बार रिपीट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। फिर आप बोलोगे कमेंट करके कि सर प्राकृतिक पिंड बताया, ये क्या होता है, मैं समझा तो दूं। तो क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने अच्छे से समझाया इस चीज को। फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है आपके, तो आप अपने हेल्पलाइन नंबर है उनके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। अभी थोड़ी देर बाद में मैं लिखूंगा हेल्पलाइन नंबर भी। तो देखो वीवी डोकुचेव के कारण, यानी कि वीवी डोकुचेव ने क्या बताया कि मृदा जो होती है ना वो एक प्राकृतिक पिंड होता है, ठीक है, जो कि चट्टानों के अपक्ष के कारण बनता है। किससे बनता है, चट्टानों के अपक्ष से बनता है, चट्टानों के अपक्ष से बनता है। ये किसने बता दिया, आपके वीवी डोकुचेव ने बता दिया। और ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका डेफिनेशन वाला, उसमें पूछा जाता है कि वीवी डोकुचेव के अनुसार मृदा की परिभाषा, निम्नलिखित को डिफाइन कीजिए या परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 5 क्वेश्चन की 5 ही, तीसरे के अंदर 5 आपको क्या मिलेगी, डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे। उनमें से कोई से भी क्वेश्चन में अगर ये आ गया, ऐसे मान लो, ऐसे बता दे कि विटनी के अनुसार मृदा की परिभाषा है, वीवी डोकुचेव के अनुसार मृदा की परिभाषा है, तो आपको वहां पे अटकना ना पड़े इसलिए, ठीक है। तो वीवी डोकुचेव ने क्या बताया कि जो मृदा होती है वो प्राकृतिक पिंड होती है, मतलब वो प्रकृति के द्वारा ही बनी होती है, उसमें मानव का कोई इंटरफेयर नहीं होता, मानव उसको निर्मित नहीं कर सकता, ठीक है। और ये किससे बनती है, चट्टानों के टूटने से बनती है, चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आए थे उनका नाम है, नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है हिलगार्ड। हिलगार्ड, हिलगार्ड ने क्या बताया, 4 ही वैज्ञानिकों के नाम है, आप तो याद रखना बेसिकली, क्योंकि फिर ज्यादा जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही आपके ऊपर बोझ होगा, इस चीज का भार होगा, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है ना, जो पूछे जाएंगे उन्हीं को अपन कवर करेंगे। बाकी जो जितनी में नेसेसरी चीजें है ना उनको अपन स्किप करने वाले हैं डायरेक्टली, ठीक है। हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड ने क्या बताया, देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद में समझ में आएगा, नहीं वैसे बता ही देते हैं ना। हिलगार्ड ने बताया कि जो मृदा होती है ना वो चूर्णित पदार्थ होती है। अरे भाई आपने कभी मिट्टी को देखा हो, सूखी रेत को, तो देखा होगा उसमें चूर्ण जैसा पदार्थ होता है, मिट्टी चूर्ण जैसी तो होती है, तो चूर्णित पदार्थ होता है, जो पौधों को सभी आवश्यक दशाएं देती है। जैसे मैं बात करूं आवश्यक पोषक तत्व
उपलब्ध करवाएगी, आवश्यक आधार उपलब्ध करवाएगी, आधार मतलब सहारा। और तीसरी चीज क्या बताई कि पौधे की वृद्धि में आवश्यक रूप से भागीदार होती है। ये किसने बताई? आपके हिलगार्ड ने बताई। तो इन्होंने क्या बताया कि मृदा एक शिथिल मतलब रेतीली, कुछ भी बोल दो, एवं चूर्णित पदार्थ है, चूर्णित पदार्थ है जो कि पौधों को, साथ के साथ नोट जरूर से बनाते रहिए आप, जो कि पौधों को आवश्यक आधार, आधार का मतलब समझ गए ना, सहारा, आवश्यक आधार, साथ में आवश्यक आधार के साथ में आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, और उसी के साथ में और क्या देगी बताओ? देखे भाई, आवश्यक आधार हो गया, आवश्यक पोषक तत्व हो गया, तीसरी चीज क्या आएगी? आवश्यक वृद्धि में सहायक होती है, आवश्यक वृद्धि ग्रोथ में सहायक होती है, सहायक होती है। ये किन्होंने बताया? आपके हिलगार्ड ने बताया। तो विटनी ने क्या बताया कि मृदा जो होती है वो मृदा पोषक तत्वों की क्या होती है? धानी होती है। मतलब मृदा जो है वो पोषक तत्वों की क्या होती है? थैली होती है। मतलब सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बिन, किनके अनुसार? विटनी के अनुसार। डोकोचेव जी ने क्या बताया कि मृदा है वो एक प्राकृतिक पिंड है, मतलब वो प्रकृति से ही बनती है, और किसके रूप में बनती है? चट्टानों के टूटने से बनती है। उसके बाद में हिलगार्ड ने क्या बताया कि मृदा है वो एक प्राकृतिक और चूर्णित पदार्थ है। ये क्या करती है मृदा? ये पौधे को आवश्यक सहारा देती है, पौधे की ग्रोथ में भी काम में आती है, और पौधे को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आए, और ये सबसे जाने माने, सबसे फेमस है। ठीक है, इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। हिलगार्ड आ गए, जोफे और मार्बट। बिल्कुल, जोफे और मार्बट, जोफे एंड मार्बट, जोफे एंड मार्बट। ये जो नोट्स है ना, मैं आप बिल्कुल क्लास के अंदर है ना, आज तो थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर तो बस लिखवाने लिखवाने का काम कर रहे हैं, आप तो बोल ही नहीं रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है बेटा। और अपन ज्यादा अगर फालतू में बात आपसे मतलब ज्यादा लगने लग जाऊंगा, ठीक है, अननेसेसरी चीजें बोलने लग जाऊंगा, तो फिर बाद में आपको भी टाइम वेस्ट होगा। टाइम बहुत कीमती चीज है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो मार्कर चेंज करते हैं अपन, जोफे और मार्कर। देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये वाली परिभाषा आ गई, इनके अनुसार ये रही, और इनके अनुसार ये रही। अब जो लिखूंगा ना, ये जोफे और मार्बट ने क्या बताया? देखो, जोफे और मार्बट ने बताया कि जो आपकी मृदा होती है, मिट्टी जो होती है ना, ये क्या होती है? ये प्राकृतिक पदार्थ होती है, और ये प्राकृतिक शक्तियों से बनती है, और प्राकृतिक पदार्थ के तौर पर ही बनती है। आप नहीं समझे है ना, लेकिन मैं लिखता हूं उसके बाद में समझाता हूं, देखना। मृदा, मृदा एक प्राकृतिक, मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो प्राकृतिक प्राकृतिक शक्तियों, जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा बनती है, एवं प्राकृतिक पदार्थ के तौर पर बनती है, एवं प्राकृतिक पदार्थ से बनती है। ये भी लिख सकते हो, से बनती है। कि सर ये लैंग्वेज इतनी ठप ठप आ रही है हिंदी में भी कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या लिखवा रहे हो। अरे बेटा देखो, थोड़ा सा इस शब्दों को आप खोल कर देखोगे ना, तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, सुनना। देखो, ये ऐसे बता रहे हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, मतलब मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। इसको मानव निर्मित नहीं कर सकता। बता तो वो सेम चीज ही रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी अटपटी लग रही है। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया कि मृदा है वो एक प्राकृतिक पिंड होता है। इन्होंने बताया जो प्राकृतिक शक्तियों से बनती है। प्राकृतिक शक्ति मतलब उसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मानव जाके मृदा को बना के आ जाएगा। प्राकृतिक शक्ति, जैसे बिजली गिरी, तो बिजली गिरने से चट्टाने वगैरह टूटी और उससे मृदा बन गई। ठीक है,
पत्थर वगैरह आए चट्टानों के टूटने से, रगड़ बनी, बुरादा बना, क्या बन गई आपके, मृदा बन गई साहब। नेक्स्ट मैं बात करूं कि वर्षा हो गई किसी जगह पे और ज्यादा वर्षा हुई तो उसके कारण मृदा बन गई, भूस्खलन हुआ तो मृदा बन गई, वर्षा हुई तो मृदा बन गई। और ये बहुत सारे कारक होते हैं जिनके कारण मृदा बनती है। तो ये क्या है, प्राकृतिक शक्ति है। इसमें कोई मनुष्य कर रहा है, बिजली गिर रही है, मनुष्य गिरा रहा है कि बिजली नहीं गिरा रहा, प्रकृति से गिर रही है। तो ये क्या है, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा एवं प्राकृतिक पदार्थ ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि भाई, जैसे मैं बात करूं प्राकृतिक पदार्थ चट्टानों के टूटने से ही बनेगी, मानव बना सकता है क्या? अरे लैब के अंदर कोई साइंटिस्ट है, वो बना सकता है क्या मिट्टी को? पॉसिबल हुआ है क्या आज दिन तक है? और मिट्टी के बिना क्या पौधे अपना फल वगैरह फूल वगैरह दे सकते हैं क्या? कि सर दे तो सकते हैं, किससे? कि सर जो पानी के अंदर खेती करते हैं ना आजकल, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसको, उसके थ्रू देते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, चलो मैं मान गया उस चीज को कि बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये भी होगा कि अपन उसी तरीके से भी तो कर सकते हैं, मिट्टी की जरूरत क्यों है? लेकिन एक चीज बताओ, आप अपनी जो संभावनाएं हैं, जैसे आपकी भूख लग रही है आपको, तो आप खुद के लिए तो उस चीज को कर सकते हो, लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर जितने लोग हैं, जनसंख्या है, क्या उसके लिए, सारे के लिए ही आपकी हाइड्रोपोनिक्स वाली विधि उपयुक्त है? कि सर बिल्कुल नहीं है, वो महंगी है। अरे मर्दा आराम से मिल रही है, अपन को इजिली मिल रही है, तो सस्ते की तरफ देखो ना, महंगे की तरफ क्यों जा रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि मृदा है वो प्राकृतिक पिंड होती है, ये प्राकृतिक शक्तियों, बिजली के गिरने, भूस्खलन आदि से बनती है। ठीक है, और प्राकृतिक पदार्थ ही बनेगी, चट्टानों के टूटने से, चट्टानों से ही बनेगी, खनिज तत्वों से ही बनेगी। इसमें मानव कुछ भी केमिकल वगैरह यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मानव का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ये किसने बताया? जॉब है ने। तो डेफिनेशन कितनी हो गई, गिनो, 4 हो गई ना। ये लो, इस 4 से बाहर अगर कोई सी डेफिनेशन आ जाए ना, तो कॉल करके एग्जाम के दिन ये बोल देना कि सर ये डेफिनेशन थी, इससे बाहर आ गया। यही खड़े हैं ना, तो इनको छापो, स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ में आप कैसे बोल सकते हो इन चीजों के बारे में कि इनसे बाहर नहीं जाएगा? सर क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन है ना, बीएससी एग्रीकल्चर में आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाता। सिलेबस जिस विद्यार्थी ने पढ़ लिया उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। और सिलेबस के अंदर आपकी यही चीजें दी हुई है, तो क्वेश्चन बाहर जाने का चांस ही नहीं बनता। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये मृदा के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं लेने वाला हूं वो है मृदा की विशेषताएं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, क्वेश्चन आता है ये, मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं, इंग्लिश में बात करें तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल, प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल, मृदा की विशेषताएं। देखो क्या क्या विशेषता होती है मृदा की। ठीक है, अरे अपन बार बार 2 क्लास हो गए अपनी, बार बार बोल रहे हैं मृदा प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पिंड है, मानव नहीं बना सकता। तो पहली विशेषता ये तो क्या हो जाएगी कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। समझ में आया कि सर आ गया? ठीक है, सेकंड, मृदा किन किन से बनी होती है, ये चीज ध्यान रखना आप विशेष तौर पर। तो मैंने क्या बताया, ये है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मृदा की। तो कोष्टक में मृदा भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये है, किससे बनती है, चट्टानों से, चट्टानों एवं साथ में एक चीज और ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ से भी बनती है आपकी मृदा। कैसे बनती है वो मैं बताता हूँ अभी। कार्बनिक पदार्थों का सम्मिलित रूप होती है। कौन? आपके मृदा। कि सर चट्टानों का तो आपने बता दिया हमें, कार्बनिक पदार्थ से मृदा कैसे बनेगी? सम्मिलित रूप होती है। देखो कि सर आपने चट्टानों के बारे में तो हमें बता दिया, कार्बनिक पदार्थ से मृदा कैसे बनेगी? तो यहाँ देखना थोड़ा सा। अब देखो कैसे बनेगी। तो ये कोई कार्बनिक पदार्थ है बेटा, ये क्या है, कोई भी प्लांट है और इस प्लांट की ये कोई टहनी है और इसमें ये पत्ती है। ठीक है, अब ये पत्ती क्या हुई, इसके कोई रोग लग गया और ये टूट के नीचे मृदा के अंदर गिर गई। अब गिरेगी तो ये पत्ती क्या है, सड़ेगी, गलेगी यहाँ पे। कि सर बिल्कुल सड़ेगी ये तो। और सड़ने से क्या बढ़ेंगे, छोटे छोटे कण बनेंगे। और ये कण है ना, जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, इनका पूरे तरीके से अपघटन हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या बनेंगी, मृदा के कण के रूप में ये बन जाएंगे, मतलब चूर्णिल पदार्थ बन जाएंगे।
जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, मृदा के कण बोलते हैं। तो इससे मृदा बनी कि नहीं बनी? तो जैविक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे भी मृदा बनती है, साथ में चट्टानों से बनती है। तो इसलिए मृदा की विशेषता क्या होगी कि यह चट्टानों एवं कार्बनिक पदार्थों का सम्मिलित रूप होती है, मतलब इनसे मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। तीसरी चीज में जो लिखने वाला हूं वो है कि मृदा त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय मतलब त्रिविमीय, 3D, 3 डायमेंशियल बोलते हैं ना, अरे ये पिक्चर तो 3D है, 3D के अंदर फोटो है। तो ये 3D संरचना होती है। कैसे होती है संरचना होती है, कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, ये अपने पास में कोई भी मृदा है, ठीक है, ये लो, ठीक। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें पाई जाएगी बेटा लंबाई। अरे मृदा की लंबाई नहीं देखते क्या अपने खेत की, कि खेत यहाँ से लेकर और इधर कितना चौड़ा है, सॉरी कितना लंबा है। ये देखते हैं ना कि खेत इधर से लेकर, ये जैसे मैं बात करूँ यहाँ से लेकर और आपके जो कैमरा लगा हुआ है वहां तक खेत कितना चौड़ा है, तो ये क्या है, उसकी चौड़ाई आ गई। खेत यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई आ गई। मतलब चौड़ाई भी मैंने बता दी, लंबाई भी मैंने बता दी। और जब आप पौधे लगाते हैं तो पौधे कहाँ जाते हैं, मृदा में, गहराई में जाते हैं ना, नीचे। तो मृदा की क्या होती है, गहराई भी होती है। तो इसलिए मृदा के अंदर लंबाई हो गई, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। अरे इस तरीके से समझने की कोशिश करो बेटा। देखो ये क्या है, ये मृदा की लंबाई मान लो, ठीक है। और ये यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मृदा की क्या हो गई, गहराई मान ले, ठीक है। और जो मृदा की चौड़ाई है वो अपन, ये दिखती तो नहीं है खैर, इसमें तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट है। जैसे ये क्या हो गई, अपने कैमरे से लेकर मेरे तक लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और नीचे जब बीच जाएगा तो क्या होगा, गहराई होगी। तो मतलब 3 आकृतियां यहाँ पे मिलकर बनी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिविमीय, 3D, 3 डायमेंशियल। आप किसान परिवार से बिलोंग करते हो और आपने देखा भी होगा मर्दा। आप अपने घर वालों से पूछना कि क्या पापा जी, आप जो भी आपके बड़े हैं उनसे पूछना कि मर्दा की लंबाई होती है क्या, तो वो बोलेंगे होती है। मर्दा की चौड़ाई होती है कि होती है। मर्दा की गहराई भी होती है कि होती है। देखो अभी जो ट्रेंड के अंदर चल रहा है ना, वो चल रहे हैं अभी फार्म पॉन्ड, ठीक है। तो फार्म पॉन्ड जो खोदते हैं ना, वो गहराई के बेस के अनुसार ही खोदते हैं। 10 फीट की गहराई होती है मेनली, है ना, सरकार के द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। चौथा पॉइंट है इसमें बेटा कि मृदा के अंदर तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। देखो कैसे, मृदा में पदार्थ की, मृदा में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। कैसे कि सर मृदा में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। किसी पदार्थ में अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य और गैस। कैसे पाई जाएगी मृदा में, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग अलग, ठोस, द्रव्य और गैस। अब इनमें कैसे पाई जाएगी, तो ठोस के अंदर आपने मृदा के जो कण होते हैं ना, अरे चट्टान टूटेगी तो चट्टानों के टूटने से क्या बनेंगे, मृदा के कण बनेंगे। तो जो मृदा के कण हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में ही तो पाए जाते हैं। मृदा के कण ठोस अवस्था में ही तो पाए जाते हैं। उनमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। द्रव के अंदर कौन पाया जाता है, मृदा के अंदर जल का नाम सुना है क्या, अभी सुनाई तो था। रंध्रों के अंदर क्या पाया जाता है, मृदा जल। तो मृदा का जो जल होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। गैस, मृदा के अंदर जो वायु पाई जाती है वो किस अवस्था में पाई जाएगी, गैसीय अवस्था में तो पाई जाएगी। भाई रंध्र के अंदर मृदा में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो मृदा के रंध्र के अंदर जल भी पाया जाता है, वायु भी पाई जाती है। ये जलवायु पर निर्भर करते हैं, कौन से, मृदा जल और वायु। ये जलवायु पर निर्भर कैसे करते हैं, जैसे मैं बात करूं तो किसी जगह अगर ज्यादा बरसात हो जाएगी तो मृदा के जो खाली जगह है उसी को तो अपन रंध्र बोल रहे थे, तो रंध्रों में क्या बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, हवा निकल जाएगी। उसी प्रकार से अगर किसी टाइम पे बारिश नहीं हुई तो मृदा के अंदर क्या बढ़ जाएगी, गैस बढ़ जाएगी, जाके पानी है ही नहीं। इस प्रकार से होता है रंध्रों में, ठीक है। ये थोड़ा सा अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में। तो ये 4 यहाँ पे मैंने विशेषता बता दी, और भी बहुत सारी विशेषता है वो अपन आगे बात करेंगे। पहले आप इनको नोट करो, उसके बाद में बात करेंगे अपन। तो अब देखिएगा,
अब बात करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 4 हो गए थे ना, तो 5वां पॉइंट लगाओ यहाँ पे कि मृदा परिवर्तनशील होती है। मृदा परिवर्तनशील होती है या परिवर्तनशील प्रकृति की होती है? कैसे? तो एक तो ये समय के अनुसार बदलती है, एक स्थान के अनुसार बदलती है। कि सर ये आप क्या बोल रहे हो? देखो समय के अनुसार कैसे बदलेगी, समय से पहले आप स्थान पर चलो। स्थान पर कहते हैं, जैसे मैं क्लास आपके शूट कर रहा हूँ दौसा से, ठीक है, दौसा राजस्थान से, तो यहाँ की जो मृदा है वो अलग है। अब मैं यही क्लास अगर मैं शूट करूँ आपके जयपुर में जाके, तो जयपुर की मृदा मुझे अलग मिलेगी। फिर मैं जाऊंगा चित्तौड़गढ़ जाऊंगा, तो वहां की मृदा मेरे को अलग मिलेगी। फिर मैं जोधपुर जाऊंगा, तो वहां पर रेतीली मृदा मेरे को देखने को मिलेगी। मतलब समय, सॉरी, स्थान के साथ में क्या हो रही है, चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? कि सर बिल्कुल हो रही है। समय के साथ, जैसे आज है ना, मेरे को जो मृदा है वो मेरी उपजाऊ दिख रही है, ठीक है, आज जो मृदा है वो मेरे को उपजाऊ दिख रही है। मैं आज के 5 साल बाद में आऊंगा इसी मृदा पे, है ना, तो वो मृदा मेरे को दिखेगी कि ये तो क्या हो गई, किसानों द्वारा इसमें ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया गया, इसकी वजह से बंजर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो स्थान के साथ में भी वो बदली, समय के साथ में भी वो बदल रही है। भाई आज के 5 साल बाद में आके देखूंगा तो वो मेरे को बदली हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 6 नंबर पे, कि जो मृदा होती है ना, ये मृदा पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये अपन बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, यांत्रिक सहारा प्लस न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्रदान करती है। न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है, समझ गए होंगे। यांत्रिक सहारा मतलब ये कोई पौधा है, ये मृदा के ऊपर खड़ा रहेगा, तो ये क्या हो गया, पौधे को क्या दे रही है, सहारा दे रही है। उसी प्रकार से मैं बात करूँ तो पोषक तत्व भी देगी। 7वां सबसे इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। मृदा विभिन्न संयंत्रों से मिलकर, संयंत्रों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। कैसे? देखो मृदा कैसे बनी होती है, संयंत्रों से मिलकर। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये कोई मृदा है, ठीक है, तो मृदा की जो ऊपर वाली जो मृदा होती है, इसका रंग थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा अपन नीचे अगर खुदाई करेंगे तो यहाँ पे अलग मृदा अपन को देखने को मिलेगी। फिर थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे अलग मृदा होगी। फिर एक एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे है ना पत्थर वगैरह दिखने लग जाएंगे, अपन को चट्टाने के रूप में आ जाएगी, है ना। तो मृदा क्या होती है, अलग अलग स्तरों में बटी हुई होती है। इनको ही क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। जब मृदा की खुदाई अपन करते हैं तो उस टाइम पे देखना कि जब अपन गड्ढा खोदते हैं ना, तो ऊपर की मृदा अलग होती है। फिर थोड़ी सी गहराई में जाती है तो वहां की मृदा का कलर अलग चेंज हो जाता है। फिर और अपन गहराई में जाते हैं तो वहां की मृदा बहुत अलग हो जाती है। फिर अपन ज्यादा गहराई में जाते हैं तो वहां पे छोटे छोटे कंकड़ अपन को दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो मृदा क्या होती है, अलग अलग संयंत्रों से मिलकर बनी होती है। ये संयंत्र भी अपन देखेंगे किसमें, सोयल प्रोफाइल में, मृदा की परिच्छेदिका के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे। तो ये क्या हो गई आपकी मृदा की विशेषता, ये 2 पॉइंट और लिखो आप साथ के साथ। अब अपन बात करते हैं कि जो मृदा के अवयव होते हैं उनके बारे में, कंपोनेंट्स, मृदा के अवयव, और इंग्लिश में बात करें तो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सोयल, यानी कि मृदा के अवयव, कि मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो देखो सबसे पहले अपन ने देखा था यहाँ पे कि मृदा किससे बनती है, चट्टानों के अपक्षय से बनती है। मतलब चट्टाने हैं, इनके अपक्षय से, टूटने से क्या बनेगी, मृदा बनेगी। मतलब जो चट्टाने होती है ना, वो लावा से मिलकर बनी होती है। लावा क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं। कैसे है, देखो जब जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी से लावा निकलेगा। लावा क्या होता है, एक गर्म तरल पदार्थ होता है, जो कि क्या होता है, भूमि के अंदर जब ज्यादा मात्रा में गैसें हो जाती है, ज्यादा मात्रा में भूमि गर्म हो जाती है, तो फिर बाद में भूमि से निकलता लावा, सुना है ना, ज्वालामुखी तो सुना ही होगा, तो वो होती है। तो फिर वो क्या होता है, ठंडा होता है और एक जगह जम जाता है। जम जाने से क्या बनती है, वहां पे चट्टान बनती है। फिर चट्टान वापस टूटेगी तो उससे क्या बनेगी, वही लावा के कण वगैरह खनिज पदार्थ देखने को मिलेंगे अपन को, ठीक है। नेक्स्ट,
कार्बनिक पदार्थ से भी तो मृदा बनती थी, अपने देखा था कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, विघटन होगा, मतलब ये क्या होगा, टूटेगा। विघटन का मतलब टूटेगा, तो क्या बनेगा, कार्बनिक पदार्थ ही बनेगा। कि सर ये कार्बनिक पदार्थ टूटकर वापस कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पल्ला ही नहीं पड़ रहा मेरे तो देखो ये कार्बनिक पदार्थ है ना, ये जटिल प्रकार का था, मतलब ऐसा था जो टूट ही नहीं रहा था। फिर बाद में इसका धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हुआ, विघटन हुआ, उसके वजह से क्या बना, कार्बनिक पदार्थ बना या ह्यूमस बना। भाई ये सरल कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ। और ये कौन सा है, जटिल है। ये सब कार्बनिक पदार्थ जो टूट ही नहीं रहता, विघटन हुआ किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, फिर सरल हो गया, मतलब ये टूट गया, इससे मृदा बन गई। नेक्स्ट, मृदा के अंदर क्या क्या और पाए जाते थे, मृदा के जल पाए जाते थे और मृदा वायु भी पाई जाती थी। ठीक है, तो एक क्या है, मृदा जल, एक क्या है, मृदा वायु। ठीक है, ये पाई जा रहे थे। तो कंपोनेंट्स, अब देखना, चट्टाने जो है ना, ये चट्टाने कहाँ पाई जाती है, इस तल पर तो पाई जाती है, मतलब इस तल मंडल में ही तो पाई जाती है। अरे पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ये सर बिल्कुल पाई जाती है। ये क्या है आपका, कार्बनिक पदार्थ क्या थी, पेड़ पौधे से ही तो मिली थी, मतलब जीवों से, तो जैव मंडल से अपन को मिला। ठीक है, उसी प्रकार से मृदा जल, जल है तो ये जल मंडल से ही तो मिला होगा अपन को। भाई बरसात वगैरह आई तो वो समुद्र से ही तो आई थी, समुद्र का पानी वाष्पित होके और फिर बाद में मृदा, सॉरी, बादलों के अंदर गया था, तभी तो बरसात आई। तो ये क्या है, जलमंडल का भाग है। वायु, अरे मृदा के अंदर, सॉरी, वातावरण में वायुमंडल भी तो होता है ना। तो ये लो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो मृदा के अवयव यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको, कैसे, पहला अवयव खनिज पदार्थ, दूसरा अवयव कार्बनिक पदार्थ, तीसरा अवयव मृदा जल, चौथा अवयव मृदा वायु। एक चीज बताओ आप मेरे को, अपन ने रंध्रों के बारे में पढ़ा था, तो रंध्रों में क्या क्या पाए जा रहे थे, मृदा के जल पाए जा रहे थे, मृदा के वायु पाई जा रही थी। ठीक है भाई, ये रंध्र थे, है ना, ये मिट्टी के कण थे, तो इनके बीच में जो जगह पाई जा रही थी, इसमें क्या क्या थे, मृदा जल और मृदा वायु, ठीक नहीं थी। तो ये मृदा जल और मृदा वायु, इसका मतलब क्या है, रंध्र। इनको अपन शॉर्ट में रंध्र बोल सकते हैं, मृदा जल और मृदा वायु को एक जगह मिलाकर रंध्र बोल सकते हैं। और ये क्या है, ठोस भाग है मृदा में, तो ह्यूमस पाया जाएगा, मृदा के कण बनेंगे इनसे, खनिज पदार्थ से भी मृदा बनेगी, तो मृदा के कण बन रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ ये बन गया, तो ये भी क्या है, मृदा के कण है, तो ये क्या हो गया, ठोस भाग हो गया। अपन बोल क्या सकते हैं, देखो ये मैंने क्यों लिखा है भाई, मृदा के अवयव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ठोस भाग, रंध्र। तो ठोस भाग आगे जब मिलके कितने भागों में डिवाइड होगा, दो भागों में, पहला खनिज पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ। रंध्र दो भागों में, मृदा जल मृदा वायु, इस प्रकार से। तो पहले ये डायग्राम आप लिखो और समझ में आ गया होगा। अगर ये वाली प्रोसेस समझ में नहीं आती ना, तो मैं अभी दोबारा बताऊंगा, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले दो। देखो, अब अपन ने देखा कि जो मृदा है वो चट्टानों के टूटने से बनती है। ठीक है, तो अपन मृदा के अवयव पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज तो यही हो जाएगी, चट्टान है अपने पास में कोई भी, वो टूटेगी तो इससे क्या बनेगा, खनिज पदार्थ बनेगा, क्योंकि चट्टाने जो है ना वो खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है। खनिज पदार्थ से आगे क्या बनेगा, मृदा बनेगी, मिट्टी बनेगी। ठीक है, दूसरी चीज ये पढ़ा कि कार्बनिक पदार्थ से भी तो मृदा बन रही थी, अपने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो कार्बनिक पदार्थ जब टूटेगा तो ये सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाएगा, ह्यूमस में टूट जाएगा। अरे कोई भी पेड़ पौधे हैं, ये जटिल प्रकार के हैं, तो पेड़ पौधे ऐसे टूट के गिर जाते हैं एकदम से, है ना, तो क्या उनसे डायरेक्टली मृदा बन जाती है क्या, किसी नहीं बनती। वो तो सूक्ष्म जीव वगैरह उनका भक्षण करेंगे, उस हिसाब से फिर बाद में मृदा बनेगी। जैसे मैं बात करूं तो, लाइक बात करूं तो, ये मानिए कि पेड़ पौधों की पत्तियां गिर गई, अब उसमें सूक्ष्म जीव के रूप में मैं केंचुआ लेता हूँ। केंचुआ इन पेड़ पौधों की पत्तियों को खा रहा है जो टूटी हुई थी, और फिर बाद में अपने अपशिष्ट के रूप में क्या निकाल रहा है, वर्मी कंपोस्ट निकाल रहा है। वो वर्मी कंपोस्ट है, वो मृदा के अंदर जाएगी, कणों के साथ में मिलेगी, तो मृदा नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, कि सर बनेगी बिल्कुल। तो ये चीज है, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ जटिल प्रकार का था, सूक्ष्म जीवों ने उनको खाया और सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया, इससे क्या बन गई, मृदा बन गई। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट, मृदा के अंदर और क्या पाए जाते हैं, तो मृदा के अंदर रंध्र भी तो पाए जा रहे थे भाई, मृदा के कण बन गए। चलो यहाँ पे दोनों स्टेज में क्या बन गए, कण बन गए, ये लो। अब इनके बीच में जगह भी तो बच गई ना, ये भी तो मृदा के अंदर पाई जाएगी, तो इनको क्या बोले, रंध्र बोले। रंध्र में क्या पाया जाता है, एक तो मृदा के अंदर जल पाया जाता है और मृदा वायु पाई जाती है।
ठीक है, तो ये सिंपल से 4 घटक हो गए। अब इनको मैं ना एक डायग्राम के माध्यम से लिख देता हूँ। और मृदा के जो अवयव है ना, कंपोनेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन ये बड़ा आएगा, और बड़ा भी नहीं आएगा तो छोटा 3 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आएगा ये। ठीक है, तो इनमें अगर ये लिखकर और सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके और डायग्राम लास्ट में, फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको, डायग्राम बना के आओगे ना, तो एग्जामिनर आपके नंबर पूरे में से पूरे देने वाला है, ये आप गारंटी मान लेना। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाने वाले हूँ, और उससे पहले ये चीजें आपने नोट कर ली ना। देखो, डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एक नया टॉपिक बता देता हूँ, उसमें अपन डायग्राम से समझेंगे। मृदा का, पॉइंट लगा लेना, ये नया, मृदा का आयनिक संगठन, मतलब मृदा में कितने कितने परसेंट ये पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, यहाँ पे अपन मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, क्या मृदा का क्लासिफिकेशन मान लो, चाहिए मृदा के अवयव मान लो, अवयव के बारे में अपन पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ द सोयल, है ना। तो इसका डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। तो देखो, मृदा थी, इसमें 2 रूप पाए जा रहे थे। कौन कौन से? एक तो ठोस भाग था कि नहीं था? यहाँ पे मैंने लिखा था ठोस भाग। ये क्या था? रंध्र था। ठोस भाग में क्या क्या आ रहे थे कि सर हमें पता है, ठोस भाग में सबसे पहले तो चट्टानी टूटी, चट्टानों के टूटने से खनिज बने। तो पहला क्या आया? खनिज पदार्थ आया। ठीक है, दूसरा क्या आया कि सर कार्बनिक पदार्थ था, जटिल प्रकार का, उनको सूक्ष्म जीवों ने खाया और सरल कार्बनिक पदार्थ बन गया। मतलब क्या बना? कार्बनिक पदार्थ बना। ठीक है, रंध्र थे, रंध्र में क्या क्या पाए जाते हैं सर? मृदा का जल था, एक तो मृदा जल, और एक क्या था? मृदा वायु था। ये लो, ये फ्लो चार्ट हो गया। देखो, मृदा थी ना, यानी कि अपन बात करें मृदा का आयनिक संगठन, उससे पहले अपन अवयव पढ़ रहे थे। मतलब 100% जो अपनी जमीन है ना, वो ये समझो अभी के टाइम पर किसके पास है? मृदा के पास में। मतलब 100% जितनी भी जमीन है ना, उसमें से अपन ये देखेंगे कि कितने 100% जमीन में कितने कितने परसेंट ये पाए जाते हैं, ये देखेंगे। तो मृदा के अंदर क्या थी? 100% जमीन थी। अब मृदा क्या करना चाहती है? मृदा के 2 बेटे हुए, कौन कौन से? ठोस भाग और रंध्र भाग। अब मृदा ये चाहती है कि भाई दोनों ही है ना, इनको मैं समान रूप से मेरी क्या करूं, जमीन का बंटवारा दे दूं, इनको जमीन का हिस्सा दे दूं, ताकि लड़ाई ना करे। तो मृदा ने क्या किया? 50% भाग तो ठोस भाग को दे दिया, 50% भाग किसको दे दिया? रंध्र को दे दिया, कि भाई दोनों खुश रहो। ठीक है, अब आगे चल के इनके भी 2 बच्चे हुए। ठीक है, तो भाई ठोस भाग है, तो इनके भी 2 भाग हुए। ठोस भाग के 2 भाग कौन कौन से? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। तो खनिज पदार्थ ने ये बोला कि मेरे को तो ज्यादा जमीन चाहिए भाई, मैं तो राजा बनूंगा। जबकि कार्बनिक पदार्थ सीधा सा था, ये बोला कि भाई मैं तो सन्यासी बन जाता हूँ। तो इसके पास में तो जमीन आई अपने 5%, और इसके पास में कितनी आई? 45%। जबकि रंध्र था, रंध्र ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं दोनों को समान समान मात्रा में दूंगा जमीन। तो इन 50% में से 25% तो इसको दे दी, और 25% इसको दे दी। तो ये आपका क्या हो गया? ये आयनिक संगठन हो गया। कैसे? कि मृदा थी, तो 50% तो ठोस भाग पाया जाता है, 50% रंध्र भाग पाया जाता है। इस 50% में से 45% तो खनिज पदार्थ पाए जाएंगे मृदा में, 5% कार्बनिक पदार्थ। रंध्र में 25% मृदा जल, 25% मृदा वायु। तो ये क्वेश्चन आपके जो न्यू टाइप पेपर है ना, उसमें भी पूछा जाता है। ये मृदा का आयनिक संगठन डायरेक्ट आपके उसमें भी पूछ लेता है, 3रे नंबर के क्वेश्चन, 4थे नंबर के, 5वें में भी पूछ लेता है, थ्योरी वाले में। ऑब्जेक्ट टाइप में कैसे आएंगे कि मृदा में ठोस भाग पाया जाता है, कितना परसेंट? 50%। इस प्रकार से क्वेश्चन, मृदा जल कितना परसेंट पाया जाता है, मृदा वायु कितनी पाई जाती है। तो ये आपके किस में हो जाएगा? मृदा का आयनिक संगठन में हो जाएगा। ये डायग्राम ऐसे कैसे था। अब आज का लास्ट टॉपिक अपन कंप्लीट करने वाले हैं ना, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। फिर पृष्ठ मृदा एवं अवमृदा, इन इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस सोइल, सरफेस सोइल एंड सब सोइल। सब सोइल का मतलब पृष्ठ मृदा, वो सॉरी अवमृदा। इसका मतलब क्या है? अवमृदा, और इसका मतलब पृष्ठ मृदा। ठीक है, देखो दोनों में क्या अंतर होता है, अंतर की अपन बात करते हैं। ठीक है,
हाँ, अब देखना अंतर की अपन बात करते हैं। तो पृष्ठ मृदा और अवु मृदा क्या होती है। आपने ये कोई मृदा देखी होगी, ये मान लो कोई मृदा है, ठीक है। अब इस मृदा में अपन ने खुदाई करवाई, तो ये जो ऊपर वाली मृदा है ना, सबसे ऊपर ही टॉप टॉप वाली, इसको बोलेंगे अपन पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा ये क्या कहलाएगी, ये ऊपर वाली मृदा कहलाएगी, ठीक है। अवमृदा जो होती है ना, ये जो बाकी की जो जितने भी नीचे की मृदाएं बच गई, इनको अपन क्या बोलेंगे, अवमृदा। अव का मतलब क्या होता है, नीचे वाली, नीचे वाली, नीचे वाला स्थान, नीचे वाला स्थान या मृदा, ठीक है। पृष्ठ मृदा का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली मृदा, ऊपर वाली मृदा, ऊपरी मृदा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली मृदा है ना, इसको बोलते हैं पृष्ठ मृदा। नीचे वाली जो मृदा है उसको अवु मृदा बोलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है आपके, या तो पूछ लेगा कि पृष्ठ मृदा की परिभाषा दो या अवु मृदा की परिभाषा दो, या अंतर में भी पूछ सकता है कि पृष्ठ मृदा और अवु मृदा में क्या अंतर होता है। तो अपन थोड़ी सी डिटेल तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर बाकी कल की क्लास में देखेंगे, है ना। अंतर कल की क्लास में अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, और यहाँ पे लिखिए अवु, सॉरी पहले पृष्ठ मृदा देख रहे थे ना, तो पृष्ठ मृदा, नेक्स्ट लिखो अवु मृदा। यहाँ पे मैं मृदा लिख देता हूँ, वो ये पृष्ठ मृदा और अवु मृदा। तो देखो पृष्ठ मृदा कितनी डेप्थ देखते हैं अपन, इनकी गहराई देखते हैं। आज गहराई की बात कर लेते हैं विशेष रूप से, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी होती है, ये ऊपर वाली मृदाएं तो होती है, तो 0 से 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना बिल्कुल 0 पे, और वो अगर धीरे धीरे 15 सेंटीमीटर गहराई पर जाएगा, तो उसको जो मृदा दिखेगी वो क्या कहलाएगी, पृष्ठ मृदा कहलाएगी। तो 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक, ठीक है। 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक कौन सी मृदा मिलेगी, पृष्ठ मृदा मिलेगी। अवमृदा, अव का मतलब नीचे वाली, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 15 सेंटीमीटर से जाकर 60 सेंटीमीटर मानकर चलो, इतनी गहराई तक मिलेगी। तो अवमृदा 15 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर, पृष्ठ मृदा 0 से लेकर और 15 सेंटीमीटर गहराई पर। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, दोबारा रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने मृदा के बारे में पढ़ा, मृदा की अलग अलग परिभाषाएं अपन ने पढ़ी, किसके अनुसार, सबसे पहले विटनी के अनुसार, फिर डोकोचेव के अनुसार, फिर बाद में आपके हिलगार्ड के अनुसार, फिर जोफे और मारबट के अनुसार। फिर अपन ने पढ़ा कि जो मृदा है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। उसके बाद में मृदा की अवयव के बारे में अपन ने पढ़ा, फिर मृदा का आयनिक संगठन अपन ने पढ़ लिया, फिर मृदा के बारे में जैसे पृष्ठ मृदा और अवमृदा क्या होती है इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। तो कल की जो क्लास रहेगी इसमें पृष्ठ मृदा और अवमृदा के बीच में अपन अच्छे से अंतर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।